हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे सीटेट के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी सीडीपी का। सीडीपी के लगभग 300 प्रश्नों का ये सेशन हम ला रहे हैं आपके लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। आप ज़रूर इस सेशन को देखें और साथ ही हमारे चैनल पे जैसे आरटीई हो गए, एनसीएफ हो गए, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2022, फर्स्ट पेपर जो 28 को हुआ उसका रिव्यू, सेकेंड पेपर जो 29 को हुआ उसका भी रिव्यू, साथ ही एनईपी 2020, इन सभी का वीडियो डाला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखो वो वीडियो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही चैनल के सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस कर ले ताकि हर हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। और शुरू होता है एमसीक्यू, यानी कि सीटेट 2022 के लिए एमसीक्यू किसका, सीडीपी का एमसीक्यू शुरू करते हैं। और पहले प्रश्न के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप देख सकते हैं। पहला ही काफ़ी शानदार प्रश्न आया आपके स्क्रीन पे, तो चलिए देखते हैं क्या ये। और हमारा पहला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आपको ये बताना है। ऑप्शन है कॉलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। तो किसने कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। और इसका सही जवाब है, मैं 2 सेकंड का टाइम दूंगा, तब तक आप हमें कमेंट करके बताएं। और आप एक पेज पे इसे लिखते रहें ताकि आप बाद में कमेंट करें कि आपने इस प्रश्न में से कितने सही किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, स्किनर साहब ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था किस किस वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कहते हैं कि वो बाल्यावस्था में है। ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, तीसरा है 21 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा, अवस्था से याद आया, जीन पियाजे ने बच्चे के कितने अवस्था में बच्चे को बांटा था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कितने अवस्था में बांटा था, तो उन्होंने 4 अवस्था में बांटा था। किसने, जीन पियाजे ने। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। कौन सा अवस्था है व्यक्तित्व विकास की। पहला है अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन या उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम एवं बुद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यानी आपके अंदर अधिगम आ रही है और आपके अंदर बुद्धि आ रही है, तो ये मतलब आपके अंदर विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। ठीक है, देखते हैं प्रश्न क्या है। तो विकास में बुद्धि से तात्पर्य है, यानी आपके अंदर विकास हो रहा है, उसमें बुद्धि का क्या तात्पर्य है, ये इसका बताना है। ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, या वजन में वृद्धि, या आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो विकास में आपके बुद्धि से तात्पर्य है कि आपके आकार में, आपके सोच में, आपके कौशल में, इन सभी में वृद्धि हो रही है, इसी को कहते हैं विकास में बुद्धि। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता, बच्चे में परिपक्वता कब आती है, तो परिपक्वता का संबंध है किससे। ऑप्शन है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से। तो परिपक्व बच्चे कब होते हैं, जब उनके अंदर विकास होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ये कौन सा है तनाव और क्रोध की अवस्था। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था। देखिए वृद्धावस्था तो है नहीं, ठीक है, शैशवावस्था में नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा किशोरावस्था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए
किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं। ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये सीट टीचर्स अकेडमी और ये मोबाइल नंबर, ये हमारा टीचर्स अकेडमी मोती सरैया बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में हमारा ऑफलाइन क्लास है टीचर्स अकेडमी नाम से, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर लिखा गया है। तो ये टीचर्स अकेडमी ऑफलाइन क्लास है। चलिए चलते हैं अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगला देखते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में से शेयर कर दें। बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है? ऑप्शन है वंशानुक्रम का, वातावरण का, या वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का। तो क्या कहते हैं, बालक का विकास किसका परिणाम होता है? तो ये होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष क्या है? मानसिक आयु के हमने बताया था क्या होता है, MA। ये कितना है? 12 वर्ष, ठीक है। एवं वास्तविक आयु यानी रियल एज कितना है? तो ये है 10 वर्ष, ठीक है। अब आपको बताना है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। हमने बुद्धि का सेशन डाला था, बुद्धि का वीडियो डाला था, बुद्धि पूरे सब्जेक्ट को हमने किया था, कवर किया था। तो उससे आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। क्या होगा? ऑप्शन है 110, 100, 120 या 83 यानी 83। तो बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे? तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला कहता है IQ, यानी बुद्धि लब्धि इजकल टू MA बटा RA इंटू 100। बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर MA यानी मेंटल एज यानी मानसिक आयु अपन RA यानी रियल एज यानी वास्तविक आयु गुने 100। अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या निकलता है। मानसिक आयु में 12 वर्ष है, ठीक है। रियल एज यानी वास्तविक आयु 10 वर्ष है गुने 100। इससे इसको काटेंगे, इसको गुणा करेंगे 12 गुने 10 यानी 12 दहाई 120। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग का सही आंसर आया ये हमें कमेंट करके जो बताया कि हाँ आपका भी आ गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 120 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कौन सा है? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मतलब शरीर से विकास किसका हो रहा है? तो ये होता है ऑप्शन ए इसका स्नायु मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट यानी श्यामपट्ट पर लिखते समय, ठीक है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अच्छी लिखावट, ठीक है। अच्छी लिखावट श्यामपट्ट पे, अगर आप श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं तो आपके अच्छी लिखावट होनी चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है या नैतिक विकास होता है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर में गत्यात्मक और क्या है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। इसके लिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तो अगला प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम यानी वंश आपके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। परिवार का वातावरण बिल्कुल करते हैं आपके मानसिक विकास को। परिवार की सामाजिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति ये भी बिल्कुल करता है। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी करते हैं आपके मानसिक विकास को प्रभावित। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला है प्रश्न, कौन सा? प्रश्न नंबर 13। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, यानी पियाजे ने कितने अवस्था दिया था? मैंने जब पहले वीडियो शुरू किया था तभी एक प्रश्न के जवाब में हमने कुछ कहा था कि पियाजे ने कितनी अवस्था दिया था, तो उन्होंने 4 अवस्था दिया था। पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। यानी बच्चे के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन्होंने बताया था कि बच्चे 4 अवस्थाओं में विकास करते हैं। कौन कौन सा होता है आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपको भी याद हो जाए और हमें भी पता चल जाए कि हाँ आपको ये चीज़ें याद है। आप हमें कमेंट करके जो है बताएं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत है उसके एज के साथ। चलिए आगे चलते हैं।
फिलहाल इस प्रश्न पे देखते हैं क्या है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी गामक यानी संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी गामक को इंद्रिय जनित भी लिख सकते हैं, इंद्रिय गामक भी लिख सकते हैं, संवेदी गामक लिख सकते हैं, या शैशव अवस्था लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको बस फोकस करना है किस पे कि हाँ एक चीज आप समझ गए तो उससे आपको कोई भी प्रश्न न छूटे। यानी कि संवेदी गामक को क्या कर सकते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था कर सकते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था कर सकते हैं, शैशव अवस्था कर सकते हैं, या संवेदी गामक अवस्था कर सकते हैं। तो आपको आंसर वही मानना है जो एक होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन इसका है जन्म से 2 वर्ष तक के, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो पियाजे साहब ने जो बच्चे की अवस्था बांटा था उसमें इन्होंने संवेदी गामक अवस्था को किस वर्ष तक माना था। तो इन्होंने कहा था 0 से 2 वर्ष के बच्चों को, यानी 0 से 2 वर्ष लिखे या जन्म से 2 वर्ष लिखे, वो आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और इसको संवेदी गामक कर सकते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था कर सकते हैं, इंद्रिय गामक कर सकते हैं, या शैशव अवस्था कर सकते हैं। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा किसी भी हाल में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करते समय यह भी दिखता है कि प्रश्न पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, उसके अनुसार भी आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। पॉजिटिव प्रश्न पूछ रहा है तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है तो उसके लिए नेगेटिव आंसर ही सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं, या बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। इससे कोई संबंध नहीं है कि लड़के तेज है या लड़कियां तेज है, दोनों तेज हो सकते हैं अपने अपने जगह पे। इससे बुद्धि से लिंग का देखते हुएगा। जैसे सुनीता विलियम्स चांद पे गई थी, ठीक है, सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, चांद पे करें वो चांद पे तो कौन गए थे? चांद पे। ठीक है, आपको बताना है नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे? 1969 में, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे कदम रखा था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था 1969 में, 1969 यानी 1969 कौन? नील आर्मस्ट्रांग। चलिए, तो सुनीता विलियम्स की बात करें, कल्पना चावला की बात करें, ये लोग कहाँ गए थे? ये लोग स्पेस में गए थे। ठीक ना, स्पेस में गए थे। तो ये नहीं कह सकते कि किस में, तो लिंग से किसी बुद्धि का कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कोई कितना भी बुद्धिमान हो सकता है, वो उनके बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए ये सत्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है परामर्श का उद्देश्य है। हम किसी के साथ कुछ किस चीज़ों को लेकर कोई परामर्श कर सकते हैं, इसका कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है बच्चों का समझना, ठीक है, बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, बच्चों का समायोजन में सहायता करना, यह है उपयुक्त समय। हम किसी भी चीज़ के लिए किसी बच्चों के लेकर किसी पेरेंट्स के साथ परामर्श कर रहे हैं, किसी टीचर के साथ परामर्श कर रहे हैं, या किसी बच्चों के साथ ही किसी बच्चे के बारे में उससे ही कोई परामर्श कर रहे हैं, इससे हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है? तो बच्चों को समझना बिल्कुल है, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना बिल्कुल है कि बच्चे किस कारण से पिछड़ रहे हैं या क्यों कोई चीज़ गलती कर रहे हैं, या फिर अगला बच्चों का समायोजन में संचार करना, माने बच्चे किस कारण से कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम परामर्श करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है, यानी ये सभी सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पॉइंट नहीं है, अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या सभी? तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच ये सभी का संबंध होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी आपको कमी लग रहा है तो वो गलत है। ठीक है, यानी शिक्षक और छात्र के बीच स्नेह भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, विश्वास तो होना ही चाहिए, और सम्मान का तो होना चाहिए। छात्र को शिक्षक का, शिक्षक को छात्र का भी एक दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए। तो सभी को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता में नैतिक की स्थापना के लिए कौन सा मार्ग सर्वोपरि है यानी सर्वोत्तम है? ऑप्शन है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। उपदेश लिखा हुआ है, ये गलती टाइप हो गया है। ठीक है, उपदेश देना। तो क्या हो सकता है? देखिए, अगर किसी बच्चों में नैतिकता आपको भरना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
उनका मूल्यांकन करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगर शिक्षक बच्चे से आदर्श रूप में व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे पहले शिक्षक को अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। फ्रोबेल ने कौन सा शिक्षा प्रणाली दिया था? ऑप्शन है व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। तो फ्रोबेल का योगदान किसमें था? तो ये था किंडरगार्टन प्रणाली में। किंडरगार्टन योजना उन्होंने दिया था, किंडरगार्टन प्रणाली दिया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, हम आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा करना होगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आपको ऐसे ऐसे सेशन मिलते रहेंगे, ऐसे प्रश्नों का संग्रह, महासंग्राम जो ये चल रहा है, प्रश्नों का आपको लगातार मिलता रहेगा। जबकि आपके एग्जाम चलेंगे, प्रश्नों का महासंग्राम चलता रहेगा। ये CDP का है, फिर EVS के आएंगे, हर सब्जेक्ट के हम प्रश्नों के महासंग्राम लेके आते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है किस चीज़ का? प्रतियोगिता की भावना का। ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता का भावना का, या तटस्थता की भावना का। तो ये किसके एक अच्छा अध्यापक क्या करते हैं? तो वो करेंगे सबके बीच क्या बढ़ाएंगे? सहयोग की भावना को विकास करेंगे, यानी बच्चे को एक दूसरे के साथ कैसा, देखिए प्रतियोगिता की भावना ये कोई विकास करने नहीं है। ठीक है, कि अब बच्चे एक दूसरे से प्रतियोगिता करने, ऐसा कुछ बात नहीं है। प्रतिद्वंदिता मतलब एक दूसरे से द्वेष रखे, ऐसा कुछ नहीं है। तटस्थता की भावना भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना। एक अच्छा अध्यापक क्या कर सकता है? बच्चों में सहयोग, एक दूसरे के कैसे सहयोग करें, इसके लिए वो बढ़ावा दे सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ठीक है, चलिए शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हम जो भी पढ़ रहे हैं, NCF 2005 कहता है, NEP 2020 करता है, और RTE भी कहता है। हर कोई यही कहता है क्या? कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना हमारा लक्ष्य है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपको एकदम सटीक सही मार के निकल जाना है आंसर। ऑप्शन बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो प्रश्न नंबर हमारा 21 है, और ये प्रश्न कहता है, क्या कहता है? तो आइए जानते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि NCF 2005 की चर्चा कर रहा है। NCF 2005, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। अब इस डैश और डैश की जगह पे आपको भरना है। क्या भराएगा? ऑप्शन है निष्क्रिय है और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है, या सक्रिय और सरल है। तो देखिए NCF यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम यानी सीखना क्या है? एक तो सक्रिय है, मतलब आप सक्रिय रहेंगे तभी कोई चीज़ सीख पाएंगे, और जब कोई सीख पाएंगे तो ये क्या है? तो ये सामाजिक है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सक्रिय और सामाजिक। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सीखना यानी अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है, आपसे पूछ लेगा अधिगम का क्या अर्थ होता है। ठीक ना, क्या चीज? अधिगम का क्या अर्थ होता है? तो अधिगम का अर्थ है सीखना, ये भी आपको याद रखना है। अधिगम का अर्थ है सीखना। चलिए यहाँ देखते हैं, तो अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? सक्रिय है, और दूसरा क्या है? और दूसरा हो जाएगा सामाजिक है। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों तथा निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। किसका? वंश और पर्यावरण का, चुनौतियां और सीमाओं, स्थिरता और परिवर्तन, खोज और पोषण। तो देखिए डैश और डैश यानी एक तो यहाँ आ जाएगा वंश, और दूसरा आ जाएगा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले
प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 और हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। यानी आईटी स्कूल योजना की शुरुआत कब किया गया था और इसके ऑप्शन है 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में। तो इसके लिए कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2004 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? आईटी स्कूल योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। छात्रों को क्या सिखाने के लिए? तो कंप्यूटर आधारित अधिगम के लिए 2004 में आईटी स्कूल योजना की शुरुआत किया गया था। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान डैश में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1996, 1998, 2001 या 2003। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान यानी 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को मौलिक अधिकार देने के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है पेंसिल पे एक बच्चा और एक बच्ची बैठी रहती है। एक मोटा सा पेंसिल होता है जिसपे एक बच्ची बैठी लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये कब किया गया था? इसकी शुरुआत 2001 में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डैश वर्ष में निकाला गया था। ऑप्शन इसके 1990, 1992, 1998 या 1996। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998 में निकाला गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया था। तो किस वर्ष ये लाया गया था? कौन सा? आरटीई की बात कर रहा है। ठीक है, आरटीई ये कब लाया गया था? 2009 में। अभी हमने चर्चा की 2009 में। तो आरटीई कब लाया गया था? तो शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। यह भी याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 को आरटीई 2009 लागू किया गया था। ये लाया कब गया था? तो ये लाया गया था 2009 में और लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। चलिए अगला देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षण की। ठीक है, ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या फिर शिक्षक की लिखावट। तो निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ये कहता है शिक्षक को विषय की समझ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर शिक्षक को विषय की समझ ही नहीं है तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। इसलिए शिक्षक को विषय की जानकारी होनी चाहिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षक को विषय की ही जानकारी नहीं है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। मतलब किसके लिए? ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो रखने के लिए तो नहीं होगा, छात्रों को क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। देखते हुइएगा बच्चों की किताब में जब छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के या क्लास 1 या क्लास 2 के बच्चे होते हैं, उनके किताब में क्या होता है? पिक्चर के साथ लिखा होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और साथ में उसमें पिक्चर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पढ़ने में रुचि आए इसके लिए दिया जाता है, ना कि उनको मनोरंजन है। ठीक है, पढ़ने में रुचि के लिए एक तो सिखाना उद्देश्य है। और सिखाना किस टाइप से? खेल खेले में बच्चों को आप वो फोटो देख के आकर्षित होंगे, ये ए फॉर एप्पल होता है, ये सीखेंगे ए फॉर एप्पल होता है। तो इसके लिए तो क्या होता है? शिक्षण को रुचि बनाने मेन उद्देश्य है, इसके लिए वो किया जाता है, ना कि मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर
शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीडीपी का पूरा नॉलेज देकर जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको सीडीपी पूरा समझ में आ जाएगा अगर इस टाइप के प्रश्न आप देख लेते हैं या बना लेते हैं तो, ठीक है। चलिए, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो क्या करना चाहिए शिक्षक को। ऑप्शन है, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए या वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अगर आप एक शिक्षक की जगह होते और आप किसी के पेरेंट्स को बुलाते और वो नहीं आते मिलने, तो आप क्या करते। तो आपका दायित्व बनता है कि आप क्या करते हैं, जाकर उनके माता पिता से आपको मिलना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। ये देख सकते हैं प्रश्न नंबर 30। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने का अभ्यासों को क्या करना चाहिए, निरुत्साहित करना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कुछ वर्ड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके सीडीपी सॉल्व करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डों को आराम से समझ जाते हैं तो आपको वो 10 से 15 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे आराम से, बिना कोई लाम लपेटा का, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ऐसे प्रश्नों को, जैसे अगर आप समूह में सीख रहे हैं, सहभागिता मतलब एक दूसरे के द्वारा सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कारगर है। तो हमें, अगर हम टीचर है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो न कि उसको हतोत्साहित करना मतलब गिराना होना था। तो ये हतोत्साहित तो करना नहीं चाहिए, अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसे मामलों को, ठीक है ना। मतलब जिसमें बच्चे समूह से सीख रहे हैं, सहभागिता मतलब एक दूसरे की हेल्प से सीख रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। ये सेशन कर रहे हैं महासंग्राम का, ये सेशन है और ये पहला वीडियो है। इसमें हम 50 प्रश्नों को करेंगे, बाकी प्रश्न भी आपको अगले सेशन में मिल जाएंगे। तो आप बस देखते जाए और समझते जाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना है सभी दोस्तों में अपने। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। किसी पठन सामग्री की एक रूप में पढ़ना डांस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, बंटित, समूहित, अंतरालित, या इनमें से कोई नहीं। क्या है, किसी पठन सामग्री एक रूप में पढ़ना, तो क्या होगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है कौन सा, एक नियमी कार्य, एक विशेषज्ञ कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो क्या हो जाएगा, पाठचर्या निर्माण को एक अत्यधिक विशेष कार्य माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि पाठचर्या निर्माण बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कार्य होगा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न हमारा, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, कब की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, या व्यक्तिगत रूप से। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए, तो ये की जानी चाहिए लोगों के बीच की जानी चाहिए किसी बच्चे की प्रशंसा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेड, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ग्रेड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। स्कूल पुस्तकालय डांस का एक शैक्षिक तंत्र है। तो स्कूल पुस्तकालय किसका है, अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज्यादा मूल्य, या विचारणीय मूल्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विचारणीय मूल्य का एक शैक्षिक तंत्र है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डांस हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो कितने प्रतिशत हम दृश्य, जो चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं, उससे हम अधिकांश, पढ़ाई का अधिकांश हिस्सा जो चीज़ें देख रहे हैं सामने और जो सुन रहे हैं उससे हम प्राप्त करते हैं। तो कितने प्रतिशत है, ऑप्शन 60%, 85%, 50%, या फिर 95%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 85% हम चीज़ें देखने और सुनने से प्राप्त करते हैं। कितने, 85%। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा, अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की
सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। कौन है? उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। तो क्या है? अनुसंधान से पता चलता है कि जहाँ सीखने की प्रक्रिया में प्रबल चर है तो कौन हो सकता है? वो है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा, जो संभवतः योग्यता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 यानी 38 नंबर हमारा प्रश्न है और क्या कहता है ये भी देखते हैं। तो वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करना चाहिए? बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं है या की जरूरत नहीं है। तो क्या है? को क्या देता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ावा देता है। ठीक है, एक सकारात्मक पढ़ाई के लिए ये बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इसमें हम 50 प्रश्नों का करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा इसलिए हम एक वीडियो में 200-250 प्रश्न नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा। लेकिन मैं तो चलो आपको मैनेज, लेकिन आपको देखने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, इसलिए मैं 50-50 प्रश्न का ये भी सेशन ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब किसी शिक्षक पे प्राधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो क्या होता है? तो ये होता है घटती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी कार्य करने के लिए आप किसी पे हावी होते हैं तो उसके कार्य करने की क्षमता क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड या एपीडिया स्कोप। तो इस किसको एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता? तो ये ब्लैक बोर्ड को प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 यानी प्रश्न नंबर 41। आइए देखते हैं क्या कहता है 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न कहता है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी बच्चों के सही मूल्यांकन के लिए आप उसका सतत मूल्यांकन जरूर करें। ठीक है, अगला पॉइंट है यानी अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 42 यानी 42। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन है माहौल, शिक्षक, माता पिता या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे सबसे पहले जन्म लेते हैं घर में और वो घर में किससे मिलते हैं? माता पिता या घर के लोगों से मिलते हैं, यानी कह सकते हैं परिवार या फिर माता पिता। अगर ऑप्शन में है तो सही है। तो क्या है ऑप्शन में है यहाँ माता पिता, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता उनके पहले शिक्षक होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर क्या कहता है कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो या प्रभावकारी तरीके से पढ़ाता हो तो एक शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए। ठीक, जब वो ये सभी काम में करता हो तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 44 पे। क्या करता है प्रश्न नंबर 44? तो देखते हैं, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं वाला निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। विधि मान्य, विश्वसनीयता, द्विअर्थमुक्ता या वस्तुनिष्ठता। तो द्विअर्थमुक्ता, एक चीज का दो अर्थ नहीं हो सकता, ये इसका निगेटिव आंसर है। तो निगेटिव के लिए निगेटिव यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 45। क्या कर रहा है प्रश्न? तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? उचित परिभाषा, समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है?
तो समस्या हल करना ये तो नहीं है, विशिष्ट हुनर का विकास करना ये भी नहीं है, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना ये नहीं है, ये रचनात्मक मूल्यों में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है कि अधिगम की सबसे उचित परिभाषा को बता सके। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। ठीक है, चलिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के या कि डैंस का विकास, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का विकास करना हमारा शिक्षा का मूल उद्देश्य है, न कि आपके ज्ञान का, न आपके शरीर का, न कि आपके बुद्धि का। ये आपका क्या करता है, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा ये आपके शिक्षा से झलकता है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आपके व्यक्तित्व का विकास करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर तभी कर सकता है जब वो कोई चीज़ खुद करेगा, यानी ऑप्शन डी, लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद करके सीखना ये सबसे बेटर है। तो लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 48। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। ऑप्शन है बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सबसे बेटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए शिक्षा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 49, 49 नंबर हमारा प्रश्न है, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है। यानी बच्चे वर्णमाला की पहचान किस एज में शुरू कर देते हैं, ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष की उम्र में बच्चे वर्णमाला की पहचान शुरू कर देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारे सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। क्या करा रहा प्रश्न, तो मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है। ऑप्शन है भावनाओं से, विचारों से, आचरण से या सभी से। तो मनोविज्ञान जो हमारा संबंधित है वो है हमारे इन सभी चीज़ों से, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मनोविज्ञान भावनाओं से संबंधित है, बिल्कुल है, विचारों से है, बिल्कुल है, आचरण से है, बिल्कुल है। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और आने वाले सेशन में हम इससे आगे के प्रश्न करेंगे। इस तरह हम हर वीडियो में 50-50 प्रश्न लेके आएंगे, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे देंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए